Hello learners, in today's class we are going to read and understand the poem Fire and Ice from your book from Flamingo. This is a short poem written by a great poet, Robert Frost. This is a classic poetry. Now what is a classic poetry? Robert Frost has written this poetry in the 19th century. But still, whatever messages it is giving to us, whatever explanation it is giving to us, whatever fact it is presenting, इट्स ऑल इज एप्लीकेबल इवन इन टूडेज टाइम. तो जो ऐसी पोइट्री जो हमेशा के लिए एप्लीकेबल रहती है या सारे टाइम में एप्लीकेबल रहती है, जो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं होती है, वो होती है क्लासिक पोइट्री. ऐसा लगता है कि ये इसी टाइम की पोइट्री है. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम, लेकिन इसमें जो मीनिंग कन्वे हुआ है वो बहुत ग्रेट मीनिंग है. एंड ऑल्सो बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस है जो है एक बार पोएम पढ़ने के बाद हम डिस्कस करेंगे. लेट अस रीड द पोएट्री. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वर्ल्ड, हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड एंड हो जाएगा. ये चीज़ बहुत सालों से ये जो मैटर है वो बहुत सालों से डिस्कस हो रहा है कि वर्ल्ड विल एंड समडे. एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरा सारी हमारी जो माइथोलॉजिकल बुक्स हैं, सारी रिलीजियस बुक्स हैं, उनमें भी ये लिखा हुआ है कि एक दिन ये वर्ल्ड पूरा ख़त्म हो जाएगा और फिर से दुनिया स्टार्ट होगी. तो अब कुछ लोग कहते हैं कि इन बुक्स में यही लिखा हुआ है कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड फायर में ऐड होगा, यानी आग में जल जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं आइस में जल जाएगा. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. ओके, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जैसा मैंने डिज़ायर के बारे में नोट किया है, यानी जिस तरह से हमारी डिज़ायर्स बढ़ती जा रही है. डिज़ायर्स इंसान की जो इच्छाएं हैं, इंसान का जो ग्रीड है, जो लोभ है, लालच है, वो बढ़ता जा रहा है. एवरेस्ट जिसको बोलते हैं, एवरेस्ट मीन्स लालच, तो वो बढ़ता जा रहा है. जिस हिसाब से इंसान नेचर को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, उस तरह से तो मुझे ऐसा लगता है आई होल्ड विद दोज, मतलब आई अग्री विद दोज, मेरा उन लोगों से ओपिनियन मैच करता है जो ये कहते हैं कि ये फायर से एंड होगा वर्ल्ड. दो ओपिनियंस हैं वर्ल्ड के एंड होने के बारे में. कुछ लोग कहते हैं फायर से एंड होगा, कुछ लोग कहते हैं आइस, एक बार बहुत ठंड होगी, जम होगी, पूरा वर्ल्ड जम जाएगा बर्फ़ में और फिर ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे. तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर के बारे में बताते हैं कि फायर से एंड होगा. मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ. अब उन्होंने डिज़ायर वर्ड को क्यों, ये डिज़ायर को नोट करके उनको ऐसा क्यों लगा फायर, क्योंकि वो यहाँ पे फायर जो है उसको सिंबल के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं. किस चीज़ के सिंबल के फॉर्म में? लोगों की ग्रीड, डिज़ायर, लोभ, लालच, एवरेस, उनकी वॉन्ट्स, उनकी जो एवर इंक्रीजिंग वॉन्ट्स हैं, उनकी ज़रूरतें जो पूरी होती नहीं है, कभी चलती रहती है, और इस ज़रूरत की वजह से वो नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रहा है, और नई चीज़ें इन्वेंट करते नेचर के साथ खेल रहा है. और इस तरह से ये होगा कि एक दिन कुछ हीट बढ़ेगी, और वो उस वजह से वर्ल्ड एंड हो जाएगा. इसके बाद ये डिज़ायर जब बढ़ती है इंसान की, तो इंसान कैसा हो जाता है? सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है. सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है और वो स्वार्थी हो जाता है, वो सेल्फिश हो जाता है. अपने सेल्फिश मोटिव के लिए वो दूसरों को भी हार्म पहुंचाता है. तो क्या होगा? वो आपस में लड़ेगा दूसरों के साथ में, लड़ेगा तो ऐसे ही जब आपस में एनिमिटी बनेगी, वॉर्स होगी, और फिर दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी. तो ये कंसेप्ट है इन्होंने, इसलिए ये पोएट ने फायर किसको बताया है? इंसान के डिज़ायर को, इंसान की लोभ, लालच, ग्रीड को. ठीक है. देन नेक्स्ट स्टांजा इज बट इफ इट हैड अप टू पैरिश ट्वाइस, लेकिन एक बार तो वो ख़त्म हो गया, लेकिन समझो बच गया, पूरा ख़त्म नहीं हुआ. तो दूसरी बार, पैरिश मीन्स टू एंड अप, टू डाई, ख़त्म हो जाना. तो अगर वर्ल्ड को वापस एक बार एंड होना है, एक बार पूरी तरह से एंड नहीं हुआ, फिर से एक बार एंड होना है. पहले तो वो ये कहते हैं कि मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि फायर से एंड होगा, लेकिन अगर फिर भी बच गया उसमें कुछ हिस्सा उसका, तो दूसरी बार, ट्वाइस मीन्स सेकेंड टाइम, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे ऐसा लगता है कि इतना हेट है. पहले कहते हैं कि मुझे पता है कि लोगों में बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, अब वो कहते हैं कि इतना हेट है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. वो कहते हैं आइस भी इनफ है,
इज ऑल्सो इनफ, सफिशियंट, सफाइस मीन सफिशियंट, काफ़ी है, मतलब जितनी चाहिए उतना आइस बन जाएगा कि लोग आइस से मर जाए। यहाँ पे आइस जो है उसको सिंबल फॉर्म में यूज़ किया है इन्होंने हेट्रेड की, क्योंकि वो कहते हैं हेट बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब उनके हिसाब से आइस बढ़ता जा रहा है। हेट्रेड क्या होता है, जब लोग एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, फिर इनडिफरेंट हो जाते हैं, उनको किसी के दुख दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं। सेंसिटिव कौन होता है, जिनको कोई किसी को दुख में तकलीफ में देखे तो उनको खुद को भी दर्द फील होता है, एम्पैथी, सिंपैथी, ऐसी फीलिंग्स खत्म हो जाती है, तब वो आइस बढ़ता है। तब उन्होंने कहा वो कोल्डनेस, ऐसी फीलिंग्स को कहते हैं कोल्डनेस, एब्सेंस ऑफ एम्पैथी, सिंपैथी, सेंसिटिविटी, एब्सेंस ऑफ लव, लाइकिंग फॉर ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कोल्डनेस इन द रिलेशंस। तो ह्यूमन रिलेशंस में इतना कोल्डनेस बढ़ रहा है और आ जाएगा एक दिन इतना ज़्यादा कोल्डनेस आ जाएगा कि ये पूरा वर्ल्ड आइस में ख़त्म हो जाएगा। सो हियर आइस इज अ सिंबल। ठीक है, इसका मतलब ये जो शॉर्ट पोएम है 9 लाइन्स की, ये भी सिंबलिज्म पे बेस्ड है। यहाँ पे भी उन्होंने जिस तरह से हमने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा उसमें भी हमने कुछ सिंबल्स पढ़े, जैसे हेमलॉक ट्री है, डस्ट ऑफ स्नो है, क्रो है, सिंबल्स है। तो यहाँ पे भी इन्होंने आइस और फायर को सिंबल फॉर्म में यूज़ किया है। ठीक है, फायर सिंबल है लस्ट का, डिज़ायर का, ग्रीड का, लालच का, और आइस सिंबल है हेट्रेड का, इंडिफरेंस का, कोल्ड फीलिंग्स का, कोल्ड बिहेवियर्स, यानी एब्सेंस ऑफ फीलिंग्स फॉर ईच अदर। ठीक है, वो वार्मथ जो रिलेशंस में होता है वो ख़त्म हो जाता है, इंसान का इंसान से रिलेशन जो है वो बहुत ही कोल्ड हो जाता है। तो वो इसलिए उन्होंने हेट्रेड को आइस को हेट्रेड के सिंबल के फॉर्म में यूज़ किया है। ठीक है, दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द पोएम, ने सीख लिया। ओके, और ये भी देख लिया कि वो किस चीज़ को स्टैंड करती है, किस चीज़ को वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इस पोएम का थीम क्या है। ओके, नाउ वी विल सी सम फैक्ट्स अबाउट द पोएम। इस पोएम में कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, ऐसे जैसे मैंने आपको पहले बताया, फायर एंड आइस पोएम का नाम है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम 19th सेंचुरी में लिखी गई थी। इट्स अ क्लासिक पोएट्री रिटन इन 19th सेंचुरी बट एप्लीकेबल इन ऑल टाइम्स। अभी भी वो एप्लीकेबल है, अभी भी वो ऐसा लगता है कि आज भी वो ट्रू है, जो ये कह रहे हैं वो चीज़ आज भी एप्लीकेबल है। अभी भी लोगों के अंदर इतना ही एक दूसरे के लिए नफरत बढ़ रही है, इतना ही एक दूसरे के लिए डिसलाइक बढ़ रहा है, फिर ग्रीड बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें अभी भी ऐसे ही बढ़ रही है और ये वर्ल्ड को एक दिन एंड करेगी। नाउ पोएटिक डिवाइसेस यानी लिटरली डिवाइसेस, जो फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें यूज़ हुए हैं पोएट्री को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, पोएट्री को एक ऑर्नामेंटल लुक देने के लिए, ऑर्नामेंटल फील देने के लिए, वो कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं? सिंबलिज्म, टू ऑपोजिट थिंग्स, सिंबल्स हैं ये किस चीज़ के? फायर एंड आइस, दे आर यूज्ड एज अ सिंबल्स, आर यूज्ड टू सिंबलाइज टू वाइसेस। वाइसेस मतलब बुराइयाँ, वर्च्यू का अपोजिट होता है वाइसेस। वाइसेस मतलब जो बुराइयां बढ़ रही है, स्प्रेडिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी दैट मे कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और जिन बुराइयों की वजह से एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये फायर एंड आइस के सिंबल को सिंबल फॉर्म में यूज किया है, उन दोनों बुराइयों के सिंबल। फायर किसका सिंबल है? फायर इज अ सिंबल ऑफ मैन्स डिजायर, इंसान के डिजायर, लस्ट, लालच, पैशन किसी चीज के लिए, ग्रीड, वांट्स, वांट्स मतलब इच्छाएं, उसकी नीड्स, फ्यूरी, उसका एंगर, इंसान में के अंदर क्रोध भी बढ़ रहा है। पहले के इंसान में इतना गुस्सा नहीं था, आज इंसान के अंदर गुस्सा बहुत है, डिसलाइक बहुत है, एवरेस, लालच बहुत है, ड्यू टू विच द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, और इन फीलिंग्स की वजह से ही ये वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है। ह्यूमन सोसाइटी में, दूसरे कंट्रीज में देख, इवन इन सेम कंट्री ऑल्सो सेक्ट्स, रिलीजन के नाम पे लोग लड़ रहे हैं क्योंकि डिसलाइक पैदा हो रहा है। देन दूसरे कंट्रीज भी आपस में लड़ रहे हैं, ग्रीड है, लालच है, पावर का ग्रीड है सबके अंदर, तो इसलिए वो आपस में लड़ रहे हैं, वॉर होगा और इन वॉर्स की वजह से डिस्ट्रक्शन होगा। देन आइस, आइस किसका सिंबल है? आइस इज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड, वॉर, डिसलाइक, कोल्डनेस, क्रुएलिटी, इंडिफरेंस। इंडिफरेंस क्या होता है? जब आपको किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है, किसी की तकलीफ से, किसी दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनसेंसिटिविटी, आप किसी चीज़ के प्रति सेंसिटिव नहीं रहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही भावुक होते हैं, तो वो भावना, जो फीलिंग्स होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इनसेंसिटिविटी नहीं रहती है, आप किसी का दुख दर्द देखते हो, आपको कोई फील नहीं होता, कुछ महसूस नहीं होता, उल्टा आपको खुशी होती है। दैट इज इनसेंसिटिविटी अमॉन्ग मैन। ये बढ़ रही है, ये जो बढ़ रही है, ये इसका सिंबल है आइस। ठीक है, आइस इन चीज़ों का सिंबल है।
वो ये क्या करती है, फायर जो होती है बहुत जल्दी डिस्ट्रक्शन करती है। हमको जाता है फायर एक बार लग जाए तो डिवास्टेशन बहुत क्विक होता है, बहुत जल्दी फैलती है, वो बहुत ही स्प्रेड होती है, इजीली क्विकली स्प्रेड होती है और फिर सब कुछ कुछ समय के अंदर अंदर ही सब कुछ ऐश में चेंज कर देती है। लेकिन आइस वो धीरे धीरे किसी चीज़ को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, इट डिस्ट्रॉयज वेरी स्लोली। नाउ रायम स्कीम इन द पोएम। अब रायम स्कीम हम अंडरस्टैंड करेंगे पोएम को एक बार फिर से रीड करके, कैसे रायम स्कीम है यहाँ पे। सो हियर यू हैव सी इट इज़ अ पोएम ऑफ 9 लाइन्स, ठीक है। इन 9 लाइन्स को एक साथ लेंगे तो यहाँ पे क्यों एक साथ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे अब जैसे हमने डस्ट ऑफ स्नो में किया था तो हमने दोनों स्टांजा की राइम स्कीम्स अलग अलग बताई थी, पर यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एंड हो रहे हैं ऐसी साउंड से जो दूसरे स्टांजा में भी सेम साउंड है, इसलिए इन पूरी 9 लाइन्स को एक साथ लेके राइम स्कीम बताएंगे। इसको 3 लाइन्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फायर, आइस, डिजायर, ठीक है। तो ये फायर को समझो हम इफ ही सिंबलाइज एज ए, और ये वापस से चेंज होता है साउंड तो इसको बी दे देते हैं। अब इसके जैसा ही साउंड है डिजायर, तो इसको हम ए दे देते हैं, ठीक है। अगेन फायर, फिर से फायर, तो अगेन ए साउंड। देन बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस इज जस्ट सिमिलर एज आइस, इसलिए ये बी आ जाएगा। इसका साउंड अगर डिफरेंट होता तो इस स्टांजा का, इसमें अगर दोनों के साउंड मैच नहीं करते तो इस स्टांजा का राइम स्कीम अलग रहता, लेकिन दोनों मैच कर रहे हैं। इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वापस यहाँ पे रिपीट होंगे। फिर यहाँ पे है हेट, हेट, अब यहाँ ऐसा कोई साउंड नहीं है, एट वाला कोई साउंड नहीं है, तो इसको हम नाम दे देंगे सी। फिर यहाँ पे रिपीट हो गया आइस, तो बी फिर से रिपीट हुआ है। देन ग्रेट, ग्रेट इज सेम एज हेट, सो हियर वी विल राइट सी। आइस इज सेम विद राइमिंग विद सफाइस लाइक दिस, ठीक है। तो ये राइम स्कीम हो गया हमारा। अगर 3 लाइन्स में अगर इसको ब्रेक कर दे, राइम स्कीम कभी भी पूरा एक साथ 9 लाइन्स का नहीं दिखाया जाता है, या तो 4 लाइन्स 3 लाइन्स में ब्रेक करके उसको बताया जाता है ए बी ए, एंड दैट इज व्हाई आई हैव रिटन द राइम स्कीम एज ए बी ए, ओके। दूसरी नेक्स्ट 3 लाइन्स की राइम स्कीम देख लेते हैं। ए बी सी, सो इट इज ए बी सी। Next 3 lines B C B, B C B. So like this in 3 lines are divided. जब भी rhyme scheme पूछेंगे आपको, generally you will be given in extract based questions you will be given 1 stanza, तो उस stanza का एक साथ rhyme scheme जो भी है आपको लिखना है। जैसे समझो आपको यही stanza दिया हुआ है तो आप कैसे लिखेंगे A B A A, A B A A like that। अगर ये stanza दिया हुआ उसका rhyme scheme पूछा है तो आप कैसे लिखेंगे, how will you write B C B C B, B C B C B like this, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे पूरी पोएम का लिख रहे हैं, पूरी पोएम का लिख रहे हैं, इसलिए हमने पूरी पोएम को 3 लाइन्स में ब्रेक करके उसका राइम स्कीम दिया। नेक्स्ट क्या है, और कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है, वो है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, व्हेन 2 or more लाइन्स बिगिन विद द सेम वर्ड सम इन लाइन 1 and 2। पूरी पोएम में तो सिर्फ एक ही लाइन जगह ऐसे है जहाँ पे एनाफोरा का यूज हुआ है, सेम वर्ड दोनों लाइन में रिपीट होता है, स्टार्टिंग में रिपीट होता है, ओके। तो यहाँ पर सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से, तो ये सम वर्ड से स्टार्ट हो रही दोनों, इसलिए इस पोएटिक डिवाइस को कहते हैं एनाफोरा, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा, यू टू रिमेंबर, ठीक है। अगर ये 4 लाइन्स यदि आपको पूछा कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है तो यहाँ पे यूज हुआ है एनाफोरा। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में ये आते हैं। एंड देन इट इज एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट क्या होता है, नो पंक्चुएशन इन मोर देन 1 लाइन। अब ये एंजॉयमेंट आपके लास्ट पोएम में भी था, फायर एंड आइस में भी, उसमें आप पढ़ोगे तो पता चलेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोई फुल स्टॉप नहीं है, वो पूरी एक लाइन है, नो पंक्चुएशन इज दैट। तो जब कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई एंडिंग ऑफ द लाइन नहीं है, पूरी लाइन एक ही है, कोई ब्रेकिंग नहीं है, तो उस केस में जब उसको कहते हैं एंजॉयमेंट। अब यहाँ पे भी एंजॉयमेंट का यूज हुआ है, लेकिन वो पूरी पोएम में नहीं है, इट इज ओनली इन लाइन 7, 8, 9, नो पंक्चुएशन, नो मोर देन इन मोर देन 1 लाइन, मतलब एक साथ पूरी लाइन होती है, पूरी एक सिंगल लाइन में काउंट होती है, तो वो लाइन से 7, 8, 9 सिंगल सेंटेंस है। इसको पढ़ेंगे हम तो पता चलेगा, ये 7th लाइन है, ये 8th लाइन, 9। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, तो ये पूरी सिंगल लाइन है, ठीक है, ओके।
देन अब यहाँ पे देखिए ये लाइन है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक टू आई नो इनफ ऑफ इट। इसमें कॉमा का यूज हुआ है, मतलब कहीं लाइन ब्रेक हुई है। यहाँ पे पूरी लाइन एक है, सिंगल है, तो जब कोई पंक्चुएशन यूज नहीं होता, पूरी सिंगल लाइन की फॉर्म में यूज होती है, उस केस उसको बोलते हैं एंजैम्पमेंट, दैट इज कॉल्ड एंजैम्पमेंट। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। और उसके बाद यूज हुआ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? जब कॉन्सोनेंट साउंड बिगिनिंग ऑफ वर्ड में सेम कॉन्सोनेंट साउंड से, कोई वर्ड्स जो होते हैं मोर देन वन वर्ड बिगिन होते हैं सेम कॉन्सोनेंट साउंड से, क ख ग के सेम साउंड से यूज जो वर्ड स्टार्ट होते हैं एक ही लाइन में, तो उसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। वो हमने लास्ट पोएम में फायर एंड आइस में भी पढ़ा था। यहाँ पे जैसे सम से, तो ये एस से रिपीट हो रहा है। वर्ल्ड विल, ये भी डब्ल्यू से व का साउंड है, ठीक है, सम से, और कहीं ज़्यादा एलिट्रेशन का यूज हुआ नहीं है। देन एजोनेंस, एलिट्रेशन और एजोनेंस रिलेटेड है। ये साउंड रिपीट करता है कॉन्सोनेंट का, वर्ड स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से। यहाँ पे वॉवल का साउंड कहीं भी वर्ड में होता है और एक से ज़्यादा वर्ड में सेम वॉवल का साउंड या वॉवल यूज होता है। एग्जाम्पल, द सेम वॉवल साउंड इन मोर देन वन वर्ड्स इन अ लाइन। एग्जाम्पल ऑफ आई एंड, आई का साउंड किसमें रिपीट हो रहा है? लाइन 1 में। लाइन 1 हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। विल एंड इन फायर, 1 2 और 3 आए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एसोनेंस, ठीक है। साउंड, वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है। उसके बाद आई और ओ का साउंड रिपीट हो रहा है लाइन नंबर 4 में। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, 1 2 3 4, कितने आईज है? ओज है, ओ का साउंड रिपीट हो रहा है। उसके बाद आई का भी साउंड रिपीट हुआ है विथ और फायर में, ठीक है। देन इन लाइन नंबर 6 ऑल्सो वी हैव गॉट द वॉवल साउंड रिपीटेशन। एसोनेंस का यूज हुआ है। आई नो इनफ ऑफ हेट, नो और इनफ, ठीक है। आई थिंक, आई का साउंड रिपीट हुआ है, तो ये आई और ओ का साउंड रिपीट हुआ लाइन 6 में, इसको बोलते हैं एसोनेंस। जब वॉवल साउंड रिपीट होता है। एलिट्रेशन में स्टार्टिंग साउंड, स्टार्टिंग जो वर्ड का जो साउंड होता है वो क ख ग का कॉन्सोनेंट का सेम होता है एक से ज़्यादा वर्ड में सिंगल लाइन के अंदर, तो वो एलिट्रेशन होता है। एसोनेंस में सेम वॉवल साउंड होता है, ज़रूरी नहीं स्टार्टिंग में हो, लेकिन बीच में भी कहीं सेम वॉवल रिपीट हुआ है 2 से ज़्यादा वर्ड्स में, तो वो एसोनेंस होता है। देन लास्ट फिगर ऑफ स्पीच इज कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है? अब कॉन्सोनेंस में ये होता है कि सेम कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीट होता है, लेकिन एलिट्रेशन के जैसे, एलिट्रेशन में बिगिनिंग में होता है कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीट, इसमें क्या होता है कहीं पे एंड में कहीं पे बिगिनिंग में, यानी एक जगह जहाँ एंड हो रहा है आगे का वहीं से बिगिनिंग हो रहा है, वो होता है कॉन्सोनेंट। वो स्पेशल टाइप का पोएटिक डिवाइस है, वो स्पेशल टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है कॉन्सोनेंस। इसमें एक जगह ऐसा हो रहा है इस पोएम में, लाइन नंबर 4 में, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, विथ दोज, th द विथ दोज, तो ये द का साउंड रिपीट हो रहा है, साउंड ऑफ द इज गेटिंग रिपीटेड, ओके, तो इसलिए ये है कॉन्सोनेंस। ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट एक्सप्लेनिंग द पोएम. नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल see and understand the important question answers of this poem. All right, till then, happy learning. Thank you very much.